फिर से हमारे ऑनलाइन क्लास वीडियो लेक्चर सीरीज के फिफ्थ पार्ट में, जहां आज हम पार्ट पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शंस। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, और जिसमें हमारा पहला सम है ये। यहाँ पर हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी डोमेन 0 to π/2 है और रेंज रियल नंबर है, और वो फंक्शन है sin x। इसी प्रकार एक फंक्शन g है जिसकी डोमेन जो है 0 to π/2 और कोडोमेन रियल नंबर है, और वो फंक्शन है cos x। तो बच्चों, हमें पहली बात जो हमें यहाँ प्रूव करनी है वो ये बात प्रूव करनी है कि f एंड g आर वन टू वन फंक्शन। पहली चीज जो हमें ये प्रूव करनी है, आइए शुरू करते हैं इसको। तो आपको आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं sin x का। तो ये हम बना रहे हैं sin x का कर्व। ये आपने sin x का कर्व देखा होगा, 0 to 1 तक जाता है, 0 to π/2 तक। तो हम इसको यहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी ताकि ये रिस्ट्रिक्ट हो जाए यहाँ तक, 0 से ये π/2 तक। तो यस, सो अब आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें जो हमारी रेंज होगी बेटा, वो होगी 0 to 1। करेक्ट, ये वाली जो रेंज है ये हमारी 0 to π/2। और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन वाला अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते हैं कहीं भी, सो हॉरिजॉन्टल लाइन हम एक ड्रॉ कर लेते हैं इसको समझने के लिए कि ये मान लीजिए कि हमने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, और इसको हम अगर मूव करके देखें तो कहीं भी y की दो वैल्यूज इस इंटरवल में नहीं आती है। आप देख सकते हैं कि अगर हम 0 to π/2 के इंटरवल तक की बात करें तो हमेशा हम क्या देखेंगे कि y की केवल एक ही वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो यानी कि ये 1 to 1 टाइप का फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम बात करें cos x की, तो cos x के बारे में भी अगर हम देखें तो आपको ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, जो ये देखिए 0 to π/2, ये है 1 से लेकर के 0 तक। और अगर यहाँ भी हम देखें तो कोई भी y की वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होती। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जहां हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, वहां हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के बारे में बात की थी। तो यानी कि g भी cos x भी 0 to π/2 तक एक 1 to 1 फंक्शन है। आइए पहले इतना सोल्व कर लेते हैं। हम 1 to 1 कैसे प्रूव करते हैं? हम लिखेंगे fx1 = fx2। सो यहाँ पर इनपुट हमारा x1 होगा, तो sin x1 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x2। और अगर इस इंटरवल में देखें तो कोई भी दो वैल्यू इक्वल तभी हो सकती हैं जब x1 = x2 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। करेक्ट। इसी प्रकार यानी कि ये 1 to 1 फंक्शन है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, gx1 = gx2, यहां पर g फंक्शन में x को रिप्लेस करना है x1 से, क्योंकि हमारा इनपुट x1 है। सो इट विल बिकम cos of x1 cos of x2। और अभी हमने देखा, जैसे कि पिंक कलर के जो ग्राफ में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ कोई भी वैल्यू हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया तो इस इंटरवल के अंदर तभी इक्वल हो सकती है अगर cos x1 और cos x2 की बात की जाए, कि अगर हमारे एंगल इक्वल होंगे, यानी कि x1 और x2 इक्वल होंगे, तो यानी कि ये भी 1 to 1 फंक्शन है। बट अब हमें जो इसका सेकंड पार्ट है वो प्रूव करना है कि f + g। देखिए बच्चे, यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या हम फंक्शन को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनके दोनों की डोमेन जो है वो एक जैसी है। तो एक जैसी डोमेन वाले फंक्शंस को ऐड किया जा सकता है। तो f + g की डोमेन भी क्या होगी? f + g की डोमेन भी 0 to π/2 होगी, और कोडोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर होगी। तो f + g विल बी इक्वल टू sin x + cos x। तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो यहाँ हम इस चीज को समझते हैं कि क्या ये 1 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हम देखिए एक sin x + cos x कर्व बना लेते हैं। मैं cos x के कर्व को हटा देता हूं। तो अब आप ध्यान से देखें, यहां पर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मूव कर रहा हूं, और आप देखेंगे कि 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी है sin x + cos x की? 1। और यहां पर π/2 पर भी वैल्यू कितनी है? 1। यानी कि 0 और π/2 दोनों वैल्यूज के ऊपर इनकी वैल्यू सेम आती है। यानी कि अगर हम इस f + g में एंगल 0 लिखेंगे तो sin 0 + cos 0 डिग्री, sin 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री इज 1। so आंसर इज 1। और इस f + g फंक्शन में इफ आई पुट द वैल्यू इज π/2, तो sin π/2 + cos π/2, sin π/2 1, cos π/2 0, so answer is 1।
That means at two different x1 and x2 we got the same fx1 and fx2, यानी कि फंक्शंस की वैल्यू सेम है जबकि हमारे एंगल इनपुट क्या है, डिफरेंट है। तो ये एक्चुअली में कैसा फंक्शन हुआ कि हमने जब 0 पुट किया और π/2 पुट किया तो दोनों ही कंडीशन में आंसर आया 1। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, मैनी वन। सो दिस विल बी अ मैनी वन फंक्शन। हो सकता है, उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी ये बात कि sin x प्लस cos x हमने एक बार 0 पे चेक किया और एक बार π/2 पर, दोनों ही कंडीशन में आंसर 1 आया। और 0 और 1 अगर दोनों ही 0 और π/2 अगर 1 पे अगर मैच करते हैं तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हुआ, मैनी वन। यहां से हमने क्या रिजल्ट यहां डिड्यूस किया कि 2 1-1 फंक्शंस का सम इज नॉट कंपल्सरी दैट इट विल बी अ 1-to-1 फंक्शन। तो ये जरूरी नहीं है कि 2 1-1 फंक्शन जो है उनका सम भी 1-to-1 होगा। सो आगे देखते हैं, अगला सम जो है ये रहेगा हमारा अगला सम। सो यस, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इसको स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। यहां एक फंक्शन दिया हुआ है, W स्टैंड्स फॉर होल नंबर, यानी कि इसकी डोमेन भी होल नंबर्स है और को डोमेन भी क्या है, होल नंबर्स है। ओके, इट इज डिफाइंड एज, फंक्शन को डिफाइन किया गया है n-1 कब, इफ n इज ऑड नंबर, इफ n इज ऑड नंबर, कंडीशंस दी हुई है यहां पर। और फंक्शन जो है वो हो जाएगा n+1 इफ n इज इवन नंबर, और अगर n इवन नंबर है तो फंक्शन हो जाएगा n+1। तो यहां हमें ये बात प्रूव करनी है कि क्या फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। सो हाउ विल चेक दैट द फंक्शन इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन और नॉट एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ये कैसे चेक करेंगे हम। कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होता है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। बाइजेक्टिव कब होता है, अगर वो 1-1 एंड ऑन टू हो, अगर वो 1-to-1 है एंड ऑन टू टाइप का फंक्शन है तो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये 1-1 है। 1-1 चेक करने के लिए हम यहां पर 3 डिफरेंट केस बनाएंगे। केस 1, when this n1 and n2 two numbers from its domain, domain क्या थी, whole number, कोडोमेन भी whole number, when n1 n2 both are odd number, तो हम हर कंडीशन में चेक करेंगे जहां n1 और n2 किससे बिलोंग करते हैं, n1 और n2 इसके डोमेन से बिलोंग करते हैं such that n1 is not equal to n2, n1 is not equal to n2। पहला केस लिया हमने, दो नंबर n1 और n2 लिए इसके डोमेन से, दोनों ऑड नंबर है और वो ऐसे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि अगर n1 और n2 इक्वल नहीं है, n1 और n2 इक्वल नहीं है और दोनों ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का फंक्शन क्या होगा, n-1। ओके, दोनों तरफ अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या इक्वल होंगे, नहीं। तो इसका मतलब fn1 और fn2 की वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी, एंड दिस इज अ सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव दैट फंक्शन इज 1-to-1। दूसरा केस, केस सेकंड, व्हेन दिस n1 एंड n2 बोथ आर odd numbers, सॉरी ऑड हमने लिया तो अब हम लेते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। सो n1 और n2 दोनों बिलोंग करते हैं इसके डोमेन से और वो दोनों नंबर हमने ऐसे सिलेक्ट किए कि n1 इज नॉट इक्वल टू n2। सो इफ n1 इज नॉट इक्वल टू n2, अगर वो नंबर इवन है तो फंक्शन क्या होगा, n+1। सो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं। तो अगर दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो क्या ये इक्वल होंगे, नो। तो यानी कि fn1 की वैल्यू भी fn2 के इक्वल नहीं होगी। तो ये भी एक सफिशिएंट कंडीशन है इसको 1-to-1 डिक्लेयर करने के लिए। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, केस 3। तो दो पार्ट हमने कौन कौन से लिए, पहले हमने दोनों ऑड नंबर लिए, उसके बाद हमने इवन नंबर लिए। अब हम एक को इवन लेते हैं और एक को क्या लेते हैं, ऑड लेते हैं। तो शुरू करते हैं, लेट n1 इज इवन एंड n2 इज ऑड, और दोनों ही कहां से लिए, n1 और n2 इसके डोमेन से लिए। तो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि n1 और n2 इक्वल होंगे, क्योंकि एक इवन नंबर है एक ऑड है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। तो क्या आप मुझे बताएंगे fn1 की वैल्यू क्या होगी,
n1 क्या है, इवन है। इवन के लिए आप देखिए कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, n+1। अगर इवन है तो ये हो जाएगा n1+1, इवन नंबर +1, ये हुआ इवन नंबर +1, यानी कि कैसा आंसर आया, ओड। ओके, fn2 अगर हम देखें, n2 क्या लिया हमने, ओड लिया है। ओड लिया है तो फंक्शन क्या होगा, अगर ओड नंबर है तो फंक्शन होगा n-1, तो ये हो जाएगा n2-1। ये कैसा है, n2 कैसा नंबर है, ओड है, तो ओड -1 इवन। तो बच्चों यहाँ ये क्लियर हुआ कि अगर fn, ये हम कहें कि n1 और n2 इक्वल नहीं है, एक इवन है दूसरा ओड है, तो fn1 और fn2 भी इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, एक का आंसर ओड आएगा, दूसरे का आंसर इवन आएगा, सो दे कैन नॉट बी इक्वल। तो इस केस में भी क्या हो गया, ये 1 2 1 2 हो गया। तो हमने सारे केस यहाँ डिस्कस किए और हर एक केस में ये बात प्रूव होती है कि फंक्शन कैसा है, 1 to 1 है, यानी कि ये वाली बात तो ट्रू है। अब हम बात करते हैं कि क्या फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। तो चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए आपको याद होगा हम क्या करते हैं, इसकी कोडोमेन से एलिमेंट लेते हैं। ओके, सो y बिलोंग्स टू इट्स कोडोमेन, हमने इसकी कोडोमेन से एक एलिमेंट लिया। y को फिर फंक्शन के इक्वल रखेंगे, यानी कि fn के इक्वल रखेंगे। फंक्शन क्या है, दो केस है यहाँ पर, एक n-1 इफ n इज ऑड, एक n+1 n इज इवन। तो केस 1 ले लेते हैं, व्हेन n इज ऑड, तब क्या होगा, तब y क्या हो जाएगा, इक्वल टू n-1 के इक्वल हो जाएगा। n किसके इक्वल होगा, y+1। अगर n ओड है तो y+1 के इक्वल होगा। इसका मतलब y कैसा नंबर हुआ, y इज इवन, क्योंकि इवन होगा तभी +1 करने से क्या आएगा, ओड नंबर आएगा, है ना। y अगर इवन नहीं होगा तो उसमें 1 ऐड करने से ओड कैसे आएगा, तो y इज एन इवन नंबर, +1, इवन +1 क्या आएगा, ओड आएगा। तो n ओड होगा तो हमारे पास केस ये बनेगा। और अगर n इवन होगा तो y इज इक्वल टू क्या लेंगे फिर, अगर इवन है तो फंक्शन n+1। दूसरा केस, तो यहां n की वैल्यू y-1। अगर n इवन नंबर है तो इसका मतलब यहां क्या होगा, y ओड होगा, तभी तो ओड -1 क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इसका मतलब y इज ओड नंबर। तो आप ध्यान से देखिए, हर इवन और ओड दोनों मिला करके हमारा क्या बन जाते हैं, कोडोमेन। तो हर कोडोमेन की वैल्यूज के लिए n अवेलेबल है, यानी कि ओड या इवन अवेलेबल है, तो यानी कि ये ऑन टू फंक्शन है। बिकॉज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, व्हाट इज कोडोमेन, होल नंबर, there exist n belongs to domain। ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, for all y belongs to codomain, that is whole number, there exists n which is an element of domain, belongs to its domain। और अगर ऐसा है तो फंक्शन होगा ऑन टू, और हम कह सकते हैं कि हमारा इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा अगर y इवन है, if y is even देन फंक्शन होगा y+1। इफ y इज ओड देन फंक्शन होगा y-1। तो y ओड है तो फंक्शन y-1 होगा। तो ये इसका इनवर्स है। समझ में आया ये आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से इसको आप चाहें तो इसको दोबारा से देख सकते हैं। अगला सम एक बहुत ही आसान सम है, जहां हमें कंपोजिशन करनी है दो फंक्शंस की। एक फंक्शन दिया हुआ है f और हमें कंपोजिशन करनी है f to f। So what is the function from real number to real number, r to r, and function is given x square minus 3x plus 2। तो यहां पर हमें निकालना है f of fx, so ये होगा हमारे पास, that means f of fx, इनपुट जो है हमारा x की जगह fx होगा, fx है x square minus 3x plus 2, replace the x in the function with this। Now our input is x square minus 3x plus 2, earlier input was x, so this will be equal to x square minus 3x plus 2, इस x को रिप्लेस किया हमने इस वैल्यू से, -3 x square minus 3x plus 2 और plus 2। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं a plus b plus c स्क्वायर वाले मेथड से।
So a square plus b square plus c square plus 2ab that is 6x cube plus 2bc minus k is 12x and plus 2ca that is 4x square minus 3x square plus 9x minus 6 and plus 2. So आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं x raised to power 4 6x cube 9x square plus 4 13 13 minus 3 10 10x square 4 and then you can select this 4 plus 2 6 minus 6 that will be cancelled. So any term having x, yes, minus 12x plus 9x so minus 3x. So ये हमारे पास इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन होगा। आगे चलते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर अगला सम है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल होगा बट ऐसा है नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट ठीक से जानते हैं तो बहुत ही आसान सम है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक फंक्शन दी हुई है जिसकी डोमेन है रियल नंबर और को डोमेन क्या दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r, दिस r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर और इसकी वैल्यू -1 से लेकर के x की वैल्यू हमें लेनी है 1 तक। तो ये तब जो है हमारे पास, और फंक्शन डिफाइन किया गया है x बाय 1 प्लस मोड ऑफ x। तो बेटा दो बातें हो सकती है यहाँ पर, तो हम इस फंक्शन को दो हिस्सों में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या कैसे कैसे देखो, अगर हम इस सारे सम को अगर ध्यान से देखें तो इसके दो केस बन सकते हैं, एक जब x पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा और एक जब x नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, है ना। क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन जो होता है आपको याद ही होगा, मॉडुलस फंक्शन मैंने पहले भी आपको बताया है, मॉडुलस फंक्शन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस होता है फॉर x ग्रेटर देन 0 और फॉर x लेस देन 0। सो y इज इक्वल टू प्लस x एंड y इज इक्वल टू माइनस x। तो केस 1 बहुत ही आसान है, दो केस में जब हम इसको ब्रेक कर लेंगे तो पहला केस x जो है वो हमारे पास इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा mod ऑफ x विल बी इक्वल टू x। तो फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा x बाय 1 प्लस x में, और अब हमें इस पार्ट को 1 to 1 प्रूव करना है। इसी तरह से हम क्या लेंगे, केस 2 कंसीडर करेंगे और केस 2 में क्या करना है x लेस देन 0 लेंगे, तो फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा x बाय 1। नाउ मोड ऑफ x जो यहाँ पर x 0 से बड़ा होने पर क्या था x था, अब क्या हो जाएगा 0 से छोटा होने पर, जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो क्या होगा माइनस x होगा। तो इन दोनों केस को हमें 1 to 1 प्रूव करना है, और जैसे हम इन दोनों केस को 1 to 1 प्रूव करेंगे तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि यस फंक्शन इज 1 to 1। अगर ऐसा हुआ तो आपको याद होगा रैशनल फंक्शंस जो है हम कैसे 1 to 1 चेक करते हैं, हम क्या करेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2 लेंगे। fx1 क्या हो जाएगा, x का इनपुट x1 रखते हैं 1 प्लस x1, इस साइड क्या होगा x2 बाय 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x1 x2 प्लस x1, दैट साइड x2 प्लस x1 x2, आई थिंक x1 x2 कैंसिल और हमारी रिक्विजिट कंडीशन ये रही। तो फर्स्ट पार्ट 1 to 1 हुआ। इन्हीं लाइंस के ऊपर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। So ये हुआ x1 by 1 minus x1 because the input is x1 here for this function, so it will become x2 by 1 minus x2, cross multiply x1 minus x1 x2 and that side x2 minus x1 x2, so cancel x1 is equal to x2, ये भी 1 to 1 हुआ, और दोनों ही पार्ट अगर 1 to 1 है तो फंक्शन 1 to 1। जैसे मैंने कहा था बहुत मुश्किल नहीं है काम, बहुत ही आसान सा काम था, केवल इतना है कि हमें इसे दो हिस्सों में कंसीडर करना था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ कि हमने ये बात प्रूव की कि ये फंक्शन 1 to 1 टाइप का फंक्शन है। अब हम दूसरी बात प्रूव करेंगे, क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, ऑन टू है या नहीं है इसके लिए हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसकी कोडोमेन से क्या करेंगे, एलिमेंट्स उठाएंगे और उसको फंक्शन के इक्वल रखेंगे। ओके, सो कोडोमेन की अगर हम बात करें तो कोडोमेन सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि कोडोमेन हो क्या सकती है। सो चलिए कोडोमेन के बारे में बात करते हैं। सो फंक्शन था हमारे पास x बाय 1 प्लस मोड ऑफ x, करेक्ट है। सो आप जो मर्जी x की वैल्यू लीजिए, मिनिमम x विल गो अप टू -1 एंड मैक्सिमम इट विल गो अप टू, और जब हम उसको
-1, अगर मिनिमम वैल्यू लेते हैं, मिनिमम वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा -1 बाय 1 प्लस -1 मॉडुलस 1 प्लस 1, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी -1/2, इसकी जो रेंज आएगी वो मिनिमम आएगी -1/2, और अगर मैक्सिमम तक जाएंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1, यानी कि मैक्सिमम जाएगी 1/2 तक, तो यानी कि इसकी रेंज जो है वो क्या होगी -1/2 से लेकर के +1/2 के बीच में। चलिए हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं। जब हमारे पास नंबर लाइन में नंबर्स हैं -1/2 से लेकर के +1/2 तक, तो एक बार हम पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइड के बारे में बात करते हैं। सो जब हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, और जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या होगा। सो x के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्योंकि फंक्शन हमारे दो अलग अलग शेप में आ जाएगा। सो व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0, y विल बी x by 1 minus x, और दूसरा व्हेन x इज लेस देन 0, y विल बी, सॉरी ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, करेक्ट। अभी हमने बात की थी 1 1 करते वक्त, अगर x पॉजिटिव है तो ये प्लस x होगा, और अगर x नेगेटिव है तो मोड ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। हमेशा हम क्या करते हैं, इसके बाद हम x को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ y, सो x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, सो y प्लस xy इज इक्वल टू x, take all the terms of x one side and take the y to the other side, so y will be x minus xy, x common and x की वैल्यू y upon 1 minus y। दूसरी साइड अगर हम इस साइड की बात करें तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y minus xy is equal to x, take all the terms of x that side, y is equal to x common 1 plus y upon 1 plus y is equal to x। तो आप देखिए क्या किसी y की वैल्यू के लिए ऐसा होगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, पक्का करेगा, क्योंकि y क्या है हमारे पास -1/2 से +1/2 के बीच में है, तो हर y के लिए x एग्जिस्ट करता है, सो दैट मींस इट इज एन ऑन टू टाइप ऑफ फंक्शन। तो ये हमें यहाँ प्रूव करना था कि ये फंक्शन क्या 1 1 और ऑन टू बोथ है। ओके, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज में सम दिया हुआ है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेटा कि ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है कि इसमें एक फंक्शन है हमारे पास n to n, जो कि n to इंटीजर्स, और दूसरा फंक्शन है इंटीजर्स टू इंटीजर्स। हमें प्रूव करना है कि g और f जो है वो तो इंजेक्टिव होगा, बट g इज नॉट इंजेक्टिव। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट fx इज इक्वल टू x एंड gx इज इक्वल टू mod ऑफ x। तो यहां अगर हम देखिए बेटा गॉस फंक्शन बनाते हैं तो गॉस फंक्शन क्या होगा, g ऑफ fx, व्हाट इज fx, fx इज x ओनली, सो इट विल, अगर हम इसकी जगह x लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x का इनपुट x ही लिखेंगे तो mod ऑफ x आएगा। जबकि ये अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये इंजेक्टिव है या नहीं है, और जबकि एक दूसरा फंक्शन gx है mod ऑफ x, और ये हमें प्रूव करना है कि दिस इज नॉट इंजेक्टिव। सो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, क्योंकि रीजन क्या है, देखिए सेम फंक्शन आपको यहाँ दोनों दिखाई दे रहे होंगे कि दोनों मोड ऑफ एक्स है, एक को हम कह रहे हैं कि इंजेक्टिव है, दूसरा इंजेक्टिव नहीं है। तो आइए इस चीज को समझते हैं कि कैसे हम कह रहे हैं कि इंजेक्टिव है और दूसरे वाला इंजेक्टिव नहीं है। उसका रीजन क्या है बेटा कि इंजेक्टिव होना या ना होना किसी भी फंक्शन का डिपेंड करता है उसके डोमेन पर। जब हम इस फंक्शन की बात करते हैं तो इसकी डोमेन थी नेचुरल नंबर्स, और आपको पता होगा कि जब हम मॉडुलस फंक्शन जब हम ड्रॉ करते हैं, और अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की 1 से स्टार्ट होकर के, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी y की वैल्यू ऐसी नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो कहीं भी हमारे पास दो डिफरेंट x के लिए दो सेम y की वैल्यू नहीं आती है। तो केवल हमारे पास कर्व रह जाता है बेटा इतना, तो इस साइड अगर आप कर्व देखेंगे तो फंक्शन 1 to 1 रहेगा। जबकि gx जो है उसकी डोमेन अगर हम बात करें वो क्या थी, इंटीजर्स थी। इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, तो आप पाएंगे कि -1 रखने से क्या आएगा आंसर 1, और +1 रखने से भी आंसर 1, तो दोनों ही केस में सेम आंसर आ रहा है, तो ये क्या होगा नॉट इंजेक्टिव, जबकि ये क्या होगा इंजेक्टिव। समझ में आई आपको बात, फिर से मैं बता दूं, क्योंकि इसकी डोमेन नेचुरल नंबर थी, और केवल अगर हम नेचुरल नंबर के लिए देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी इमेज ओवरलैप नहीं होती है। जबकि इस जो फंक्शन gx के लिए अगर हम अलोन की बात करें तो वहां पर जो डोमेन थी वो इंटीजर्स थी, और दो डिफरेंट इंटीजर्स के लिए इमेज सेम आ सकती है।
तो ये था हमारा एग्जांपल इसके लिए। नेक्स्ट जो देखते हैं, ये जो सम है हमारे पास, वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट x, एक नॉन एम्प्टी सेट है x है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास। x इज द सेट ऑफ सम एलिमेंट्स नॉन एम्प्टी, और px है पावर सेट ऑफ x। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो यानी कि पावर सेट्स के एलिमेंट क्या होते हैं, सेट्स होते हैं जो कि सबसेट होते हैं x के। ठीक है, तो इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि इसमें एक सेट है A और ये है एक दूसरा सेट B, और ये जो बड़ा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, Px, यानी कि पावर सेट। तो ये A और B क्या है, A एंड B एक्चुअली सबसेट्स है X के जो कि पावर सेट में लाई करते हैं। समझ में आया होगा। A वो भी सबसेट है X का, B भी सबसेट है X का, और ये दोनों सबसेट पावर सेट के अंदर लाई करते हैं। पावर सेट हमने ये यहां पर ड्रॉ किया है। तो इसने कहा कि A एंड B विल बी इन द रिलेशन इफ A इज अ सबसेट ऑफ B। तो कहता है कि क्योंकि पावर सेट में बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, और इसने कहा कि वो दो सेट जो है रिलेशन में होंगे इफ अ सेट इज अ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A एंड B आर सेड टू बी इन द रिलेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमें चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए, जब कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेट अगर हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो आइए चेक करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर एक सेट A ले लिया हमने, विच बिलोंग्स टू, A सेट किससे बिलोंग करता है, पावर सेट से। ठीक है, इस पावर सेट से हमने एक सेट A एज्यूम किया। अब आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और ये हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एक सेट अगर दूसरे का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि A और A जो है वो रिलेशन में है। Yes, it is a reflexive relation. दूसरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, एक गिवन कंडीशन होती है कि हमने कहा कि लेट A and B are the two sets which are in the relation। अब रिलेशन में होने का मतलब ये हुआ कि A is a subset of B। क्या हम कह सकते हैं कि B is a subset of A? Not necessarily। B A का सबसेट हो ये तो जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब B और A रिलेशन में नहीं है, और B और A अगर रिलेशन में नहीं है, does not belongs to relation, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। अब देखिए, काम हमारा यहाँ खत्म हो गया, लेकिन अगर हम आगे चेक करना चाहें, ट्रांजिटिविटी अगर चेक करना चाहें, अगर वो पूछे तो हम बता सकते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए गिवन कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, एक ऑर्डर पेयर दूसरा है बी एंड सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए और बी रिलेशन में इट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहां क्या आएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब आप देखिए, A is a subset of B and B is a subset of C. Can I say that, derive this result that A is a subset of C? Yes, इसका मतलब A is related with C, तो ये ट्रांजिटिव है। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका सम है, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशंस। तो इस तरह के सम बेटा ऑब्जेक्टिव सम्स जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप कितने ऑन टू रिलेशंस बना सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास पहला सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू n, करेक्ट है। एक दूसरा सेट है जिसमें भी एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू n, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में, और इसने कहा कि ऑन टू है। कैसा है ये फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है। When I say that function is an on-to function, what does it mean? That all the images are associated with some of the pre-image. किसी न किसी से जाके मिली है। तो 1 की कितनी प्री-इमेज पॉसिबल थी, अगर हम एक एक करके काउंट करें तो हम 1 को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, अप टू n तक किसी भी नंबर के साथ एसोसिएट कर सकते थे। तो यानी कि हमारे पास कितनी चॉइस थी, n चॉइसेस थी। पहले एलिमेंट के लिए हमारे पास n चॉइस थी। दूसरे एलिमेंट के लिए, अब जिससे हमने एसोसिएट कर दिया उससे तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो यहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाएगा, और किसी भी उसकी दो इमेजेस जो है वो हो नहीं सकती किसी भी एलिमेंट की। यानी कि इसको किसी दूसरे से हमें एसोसिएट करना है। तो अब हमारे पास बाकी कितने बचे, n-1। तो सेकंड एलिमेंट के लिए चॉइसेस n-1। थर्ड एलिमेंट के लिए एक और कम हो जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम अप्लाई करेंगे, और लास्ट तक आते आते हमारे पास एक ही एलिमेंट इधर बचेगा जिससे हमें इसे मैच करना पड़ेगा। So this I can say that factorial n. So कितने on to relations functions possible है from
1 to n नेचुरल नंबर्स के 1 to n नेचुरल नंबर के साथ फैक्टोरियल n। उसके बाद जो ये सम है, यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं बेटा। पहले फंक्शन जो है और दूसरा फंक्शन, दोनों की डोमेन और को डोमेन उसने सेम दी है। जो हमारे पास सेट ए है, डोमेन का सेट जो दिया हुआ है उसमें है -1, 0, 1 एंड 2, और को डोमेन के सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है -4, -2, 0 एंड 2। ओके, तो ये हमारे पास fx है और एक दिया हुआ है gx। fx क्या है? x² - x है, और gx है 1/2 x - 1/2 mod एंड -1। तो हमें ये चेक करना है क्या ये दोनों फंक्शन सेम है, इक्वल है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं, डोमेन के सारे एलिमेंट हम रख के देखते हैं दोनों में। हम एक बार -1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। सेम इसी तरह से g में -1, 0, 1 और 2 रख के देखते हैं। हमने -1 रखा तो ये हुआ 2 के इक्वल, और यहां -1 रखा तो -1 - 1/2 -1, तो 1/2 into 3/2 -1 है ना, ये 3/2 minus -1 -1 minus 3/2, so 2 into, sorry this is 2 into, so ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 will be equal to 2। इसी तरह से 0 रखा तो 0 आया इस साइड, और इस साइड कितना आएगा 2 into 0 - 1/2 मॉडुलस -1, तो ये भी कितना आ गया 0। 1 रखने से 0 और इधर भी 1 रखने से 0, और 2 रखने से 4 - 2 2 के इक्वल आएगा, और इधर भी अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 - 1/2 -1, सो आंसर कितना आएगा 2 into 3/2 -1, तो ये भी किसके इक्वल आया 2। तो आप दोनों को कंपेयर करके देखिए बेटा, -1 रखने से दोनों की सेम इमेज आ रही है, 0 रखने से सेम इमेज आ रही है, 1 रखने से सेम इमेज आ रही है, और 2 रखने से भी सेम इमेज आ रही है। तो हम कह सकते हैं यस f इज इक्वल टू g। तो ये थे आज के हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड सम। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक का एड्रेस नीचे दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप चाहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।